हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। सभी विद्यार्थियों को क्वेश्चंस बहुत अच्छे लग रहे होंगे। और आज लिटरेचर की क्लास नंबर 7 हम लोग अटेंड करेंगे। इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिसमें आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो कि लिटरेचर के हैं, जो संबंधित हैं राइटर्स से, पोएट्स से और लिटरेरी टर्म्स से, फिगर्स ऑफ स्पीच से, आप कह सकते हैं कि मिसलेनियस टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो प्लीज़ आप अंत तक बने रहें और मेरे साथ क्वेश्चन के आंसर को देने का प्रयास करें। जहाँ भी आप फंसें, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ उसको नोट डाउन करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने मिले या एग्ज़ाम में भी आप बैठें तो अपने नोट्स को रिवीजन करके जाएं, ताकि आपको ज़रा भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो आई होप आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन फिलोसॉफी इज सीन इन द राइटिंग्स ऑफ। ऑप्शन नंबर ए जॉन कीट्स, ऑप्शन नंबर 2 पीबी शैली, ऑप्शन नंबर 3 टी.एस. इलियट और ऑप्शन नंबर 4 जी.बी. शॉ। बताएं कौन सा आंसर होगा इसमें। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन से ऐसे राइटर हैं या पोएट हैं जिनके जो है रचनाओं में हम सभी को इंडियन फिलोसॉफी देखने को मिलती है। आई होप आपने आंसर को फाइंड आउट कर लिया होगा और बताएं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। यस फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं जॉन कीट्स इसके उत्तर नहीं है, पीबी शैले भी नहीं है, टी.एस. इलियट ही आंसर होंगे और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी आंसर नहीं है। हम सभी देखने का प्रयास करते हैं, सभी ऑप्शंस को देखेंगे। जो टी.एस. इलियट थे, इन्होंने इंडियन, ठीक है ना, इंडियन बहुत सारे कह सकते हैं राइटिंग्स को, जो कि जैसे महाभारत है, ठीक है, बृहदारण्य उपनिषद, हम सभी देखते हैं इसको। इन्होंने इसका संस्कृत के सभी ग्रंथों में से हम सभी देख पा रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने शांति 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 वर्ड वेस्टलैंड में लिया है और वेस्टलैंड को 1922 में इन्होंने पब्लिश करवाया था 5 पार्ट में। तो यहाँ पर हम सभी देख पा रहे हैं एक्चुअली ये फिलोसोफर थे, तो इन्होंने फिलोसॉफी की स्टडी की थी, लेकिन फिलॉसफी को इन्होंने अपना आधार बनाया और इन्होंने जो है वेस्टलैंड लिखा। और वेस्टलैंड में सभी सारे भारत के सारे ग्रंथों का, बाइबिल का अलग अलग जगहों से इन्होंने लेकर के लिया है। अब चूँकि यहाँ पर जो है वेरियस डिसइल्यूजनमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि वर्ल्ड वार, अगर हम सभी बात करते हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट की, तो वर्ल्ड वार फर्स्ट यहाँ पर हम सभी देख पाते हैं कंप्लीट हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट के ख़त्म होने के बाद पूरी दुनिया बारन की तरह हो गई थी, ठीक है। सभी लोग बोर हो गए थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या करें क्या ना करें, क्रिश्चियनिटी से फेथ हट रहा था, ठीक है। तो इन्होंने वेस्टलैंड में जो है ये सब दिखाया है। तो इंडियन फिलॉसफी का प्रभाव इन पर ज़्यादा था और ये टी.एस. इलियट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद हम सभी जॉन कीट्स की, पीबी शैली की बात करते हैं। तो जॉन कीट्स और पीबी शैली रोमांटिक एज के पोएट हैं, रोमांटिक एज के पोएट हैं। और रोमांटिक एज की शुरुआत 1798 से लेकर के 1850 तक मानी जाती है, वर्ड्सवर्थ की मृत्यु तक। अगर इसमें भी देखें तो हम सभी देखते हैं कि 18 या कह सकते हैं, देखिए इसको दो माना जाएगा, 1798 से लेकर के 1837 में जब क्वीन जो है विक्टोरिया जो है रानी बनती हैं, और तो वहीं से विक्टोरियन एज की शुरुआत होती है। या बहुत से क्रिटिक मानते हैं कि 1850 ईस्वी में विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हुई थी। तो जब तक ये जिंदा थे तब तक रोमांटिक एज चल रहा था। पीबी शैली और जॉन कीट्स के हम सभी ने समझ लिया। डेट की बात करें तो जॉन कीट्स का 1995 में इनका बर्न होता है, ये बोर्थ होते हैं।
बर्थ होता है इनका, और 1821 में इनकी मृत्यु होती है। वहीं शैली की बात करें तो 1792 में इनका बर्थ होता है और 1822 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, इस तरीके से हम सभी समझ सकते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है प्रॉब्लम प्ले की वजह से जाने जाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम प्ले की वजह से। और इनका जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन सभी विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा, आर्म्स एंड द मैन, जिसमें इन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार से जो सैनिक होते हैं उनकी कोई ज़िंदगी नहीं होती है और युद्ध हमेशा देखने में ग्लोरीफाई लगता है, रियल में युद्ध ग्लोरी नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं लोगों के डिस्टरबेंस का कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखेंगे, अ मोनोसिलेबिक राइम ऑन द फाइनल स्ट्रेस्ड सिलेबल 2 लाइन्स ऑफ वर्स इज कॉल्ड। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा। मोनोसिलेबिक राइम ऑन द फाइनल स्ट्रेस, क्वेश्चन को समझिएगा। मोनोसिलेबिक कह रहा है, मोनोसिलेबिक मीन्स होता है एक ऐसा वर्ड जिसमें 1 सिलेबल हो। ठीक है, 1 सिलेबल, उसको हम सभी बोलेंगे मोनोसिलेबिक वर्ड। ठीक है, तो अब बताएं, फाइनल स्ट्रेस होगा, इसको भी ध्यान दें। मोनो राइम होता है तो मोनो मीन्स एक होता है यानी कि 1। फेमिनिन राइम, मैस्कुलिन राइम, राइम रॉयल को समझते हैं। तो जो फेमिनिन राइम होती है वो आप ऐसे ध्यान रखें, लास्ट में अनस्ट्रेस होती है, लास्ट में अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होगा, ये हम सभी का फेमिनिन राइम होता है। लेकिन अगर लास्ट में स्ट्रेस्ड हो, स्ट्रेस्ड सिलेबल, तो होता है हम सभी का मैस्कुलिन राइम। और राइम रॉयल क्या होता है, ये जो है राइम रॉयल ये 7 लाइन का यानी कि 7 लाइन्स स्टैंजा होता है, जिसका प्रयोग जॉफरी चौसर ने द लीजेंड ऑफ गुड ओमेन में किया था। ठीक है, गुड ओमेन में किया था राइम रॉयल का प्रयोग। ठीक ना, तो आई होप आपने समझ लिया होगा। जब फेमिनिन राइम होगा तो लास्ट में अनस्ट्रेस यानी कि अनस्ट्रेस होता है, ये आपका अनस्ट्रेस होता है लास्ट में। और मैस्कुलिन राइम जब होगा तो स्ट्रेस होगा लास्ट में। ठीक है, यानी कि इसको आप कहेंगे राइम रॉयल 7 लाइन स्टैंजा होता है। तो आपने समझ लिया कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं, देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। इसको बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ये मॉडर्निस्ट एक जो है टर्म है, जिसको आधुनिक समय में जो है फ्रेंच क्रिटिक थे जिनका नाम था जैकस डेरिडा। इन्होंने फ्रेंच फिलोसोफर जिन्होंने 1960s के दशक में इसका जो है यूज़ किया था। ये है क्या, एक्सप्रेशनिज्म नहीं है, ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है, डीकंस्ट्रक्शन, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डीकंस्ट्रक्शन मतलब जो है इन्होंने कहा है कि देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, मतलब जो भी आपको टेक्स्ट दिया जा रहा है उस टेक्स्ट के बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट के बाहर कुछ भी नहीं है, ये कहते हैं जैकस डेरिडा। आप इनका नाम भी नोट कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम में आता है कि इस वर्ड को किसने क्वाइन किया। ठीक है, तो आप इसको लिख लें, है ना। आप स्पेलिंग अगर जानना चाहें तो स्पेलिंग है, मैं बोल भी दे रही हूँ, JACQUES, जैकस। और डेरिडा की आप जानते ही हैं, DERRIDA। जैकस डेरिडा जो हैं ये डीकंस्ट्रक्शन के क्वाइन करने वाले क्वाइनियर माने जाते हैं। और ये क्या थे, फ्रेंच फिलोसोफर थे। फ्रेंड्स याद रखिएगा, फ्रेंच फिलोसोफर थे। ठीक है, फ्रेंच फिलोसोफर थे। और इस शब्द का प्रयोग इन्होंने
1960s में किया, यानी 1960 के दशक में। आई होप आपको ये सारे फैक्ट्स समझ में आए होंगे। डीकंस्ट्रक्शन का मीन्स क्या होता है, तो विखंडन, यानी कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको डिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है तोड़ तोड़ के पढ़ें। यानी कि अगर एक लाइन लिखी हुई है और आपको पूरी लाइन की मीनिंग नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको कई जो है हिस्सों में बांट करके अपने जो है मीनिंग को क्या कर सकते हैं, आप ग्रहण कर सकते हैं और जान सकते हैं कि व्हाट ही वांट्स टू से। ओके, चलिएगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग हम सभी जानते हैं कि ये जो है एक पोयम की विधा होती है, पोयम की स्टाइल होती है। इसमें एक जो होता है वो स्पीकर होता है जो कवि नहीं रहता है, कवि जिसके माध्यम से अपनी बात रखता है उसी में अपने आप को इंक्लूड कर लेता है। जैसे यूलिसीज़ में एक यूलिसीज़ का रूप बना लिए हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, बात तो टेनिसन ही कह रहे हैं लेकिन यूलिसीज़ बन के कह रहे हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग को देख लें तो माई लास्ट डचेस में वो रॉबर्ट ब्राउनिंग राजा बन जाते हैं, ठीक है, जो कि मतलब बताते हैं कि कैसे कैसे डचेस की हत्या की थी उन्होंने। इनडायरेक्टली सब बात बताते हैं, ये देख रहे हो ना, ये उसकी पेंटिंग है, ऐसे कहते हैं, मुस्कुराई होगी इस तरीके से। और एक्सप्रेशनिज्म का सबसे बढ़िया उदाहरण है हेरी एप, ठीक है, हेरी एप। ये जो है ओजियोनिल का जो है हेरी एप है, जो एक्सप्रेशनिज्म प्ले है जिसमें वह जो होता है राइटर जो अपनी बात को रखता है यंग नाम के एक व्यक्ति के माध्यम से, यंग नाम के एक व्यक्ति के माध्यम से, जिसका रियल में नाम रॉबर्ट स्मिथ रहता है, एलटी ग्रेड के सिलेबस में प्रिस्क्राइब है। और वो बेचारा जो है उसका दुखद अंत होता है, कोयले की फैक्ट्री में काम करता है, फिर वहाँ से वो भाग जाता है, उसके बाद वो शहर में जाता है, वहाँ भी उसकी वैल्यू नहीं होती है। फिर अंत में वो एक चिंपैंजी से मिलता है या गोरिल्ला कह सकते हैं, जिसका एप नाम है, एप प्रजाति का एक जीव है, गोरिल्ला चिंपैंजी जो भी आप उसको कहें, उससे मिलता है। और बाद में जो है एप वो कोयले की फैक्ट्री में काम करते करते काला हो गया है और जो है फिर बाद में उसको गले लगाता है और वो उसको गले लगा के उसकी पसली की हड्डियां तोड़ देता है और वो बेचारा मर जाता है जो यंग है। इतनी दर्दनाक कहानी सुनाई गई है। तो एक्सप्रेशनिज्म जो है हेरी एप इसका अच्छा उदाहरण है। डिकंस्ट्रक्शन आपने समझ लिया। प्रॉब्लम प्ले की अगर बात करें तो प्रॉब्लम प्ले भी जो है अगर इस वर्ड की हम बात करें तो ये सिडनी ग्रुएंडी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सिडनी ग्रुएंडी, ये इन्होंने इसको इस वर्ड को क्वाइन किया था, ठीक है। और जो है इनसे संबंधित बात करें तो हेनरिक इब्सन, हेनरिक इब्सन, जॉन गाल्सवर्दी, जॉन गाल्सवर्दी, और आप कह सकते हैं जी बी शाह, यानी जॉर्ज बर्नार्ड शाह, ये सब इसके बहुत अच्छे राइटर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख पा रहे हैं व्हाट इज़ कॉमन टू द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि जो है जो आपको पोएम मिला है उसमें क्या कॉमन है। तो सबसे पहले हम सभी इसको जानने का प्रयास करेंगे क्या है। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ का रिक्लूज है, शैली का ट्रिम्प ऑफ लाइफ है, और बायरन का डॉन जॉन है, और कीट्स का हाइपेरियन है, ठीक है। इसको हम ऐसे अलग कर दे रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। और भी अगर आप इसको अच्छे से जानना चाहें तो शैली का ट्रिम्प ऑफ लाइफ है, बायरन का डॉन जॉन है, वर्ड्सवर्थ का रिक्लूज है, कीट्स का हाइपेरियन है। तो इन सभी रचनाओं में, इन सभी पोएम्स में क्या कॉमन है, ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा है दे आर ऑल एलिजीज, यानी जो भी दिया गया है क्या वो एलिजी है चारों पोयम। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है दे ऑल आर अनफिनिश्ड, क्या ये सभी अनफिनिश्ड पोयम हैं। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है दे आर ऑल डिवाइडेड इनटू कैंटोज, ये सब जो हैं कैंटोज में डिवाइड हुए हैं। और चौथा कह रहा है
दे आर ऑल वोमेन सेंटर्ड पोयम, क्या ये महिलाओं पर केंद्रित करके बनाए गए पोयम्स हैं? विच ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, बताएं। वर्ड्सवर्थ की जो पोयम है रिक्ल्यूस, ये आप देख पाते हैं कि ये कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाई थी। रिक्ल्यूस को उन्होंने सोचा था, रिक्ल्यूस मीन्स होता है ना एकाकी वैरागी इस टाइप का, लेकिन ये कभी पूरी ही नहीं हो पाई थी। रिक्ल्यूस के दो पार्ट माने जाते हैं, एक्सक्यूजन और प्रिल्यूड, ये कभी पूरी ही नहीं कर पाए। ये सोचे तो थे इसको कंप्लीट करने की, बल्कि इसी से निकल के प्रिल्यूड आता है जो बाद में 1850 में इनकी वाइफ के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो वर्ड्सवर्थ का रिक्ल्यूज अनफिनिश्ड है, शैली का ट्रिम्प ऑफ लाइफ इनफिनिश्ड है, लॉर्ड बायरन का डॉन जॉन इन अनफिनिश्ड है, और कीट्स का हाइपेरियन जो कि एक एपिक था, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ने के बाद इन्होंने इसका दिमाग में इनके ख्याल आया कि मैं भी एक एपिक लिखूं, तो ये पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ने के बाद इन्होंने ये लिखने की सोची, ठीक है। तो ये भी एक एपिक है, और इन्होंने कहा है ना कि जब जब भी मैं शेक्सपियर को और पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ता हूँ तो मैं बहुत अच्छे अच्छे फ्रेजेस पाता हूँ एक लवर की तरह, ठीक है। आई फाउंड कहते हैं फाइन फ्रेजेस लाइक अ लवर, इन लाइनों से इन्होंने इस बात को कहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये सारे पोएम्स अनफिनिश्ड हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये सब एलिजीज नहीं हैं, ये कैंटो में भी नहीं डिवाइड हैं, और ये वोमेन सेंटर्ड पोयम भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम सभी पहुँचे। द ग्लोब थिएटर ओपनड इन इंग्लैंड इन, ग्लोब थिएटर कब ओपन हुआ था इंग्लैंड में, फटाफट बताएं। तो ग्लोब थिएटर हम सभी का इंक्लूड हुआ था, बना था इंग्लैंड में 1599 में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे फैक्ट्स बार बार देखने को मिलते होंगे। 1558 में क्या हुआ था, 1558 में क्वीन एलिजाबेथ जो थी, क्वीन एलिजाबेथ ये रानी बनी थी 1558 में, और कब तक बनी थी, तो 1558 से लेकर के 1603 तक इनका शासन चलता है। 1603 में जो है स्टुअर्ट डायनेस्टी से जेम्स फर्स्ट आ जाते हैं, ठीक है, जेम्स फर्स्ट आ जाते हैं। ओके, चलिएगा और बाकी ऑप्शन को देखें। 1599 इस ये करेक्ट है। 1613 में ये बॉन्ट हो गया था, ठीक है, जल गया था। हेनरी एट्थ परफॉर्म हो रहा था विलियम शेक्सपियर के द्वारा, जो लिखा गया था हेनरी एट्थ, ये परफॉर्म किया जा रहा था। बाद में इसको जॉन फ्लेचर ने कंप्लीट किया था। चूँकि ये लकड़ी का बना था फ्रेंड्स, तो लकड़ी का बना होने की वजह से और 3 मंजिल का था, ये जल गया था। 1642 में क्या हुआ था, थिएटर पूरी तरह से इंग्लैंड में क्लोज्ड कर दिए गए थे, ठीक है। पार्लियामेंट बिल पास हुआ और पूरी तरह से थिएटर क्लोज कर दिए गए थे प्यूरिटन के द्वारा। और 1649 में आप जानते हैं इंग्लैंड में चार्ल्स फर्स्ट को जब बीहेड किया गया, तो इसके बाद जो है 1649 से लेकर के 1660 ईस्वी तक प्यूरिटन एज चला। अब फिर से 1660 ईस्वी में जब मोनार्की रिस्टोर हुई, तब क्या हुआ, मोनार्की रिस्टोर होने से फिर से क्या हुए, चार्ल्स सेकंड आते हैं, चार्ल्स फर्स्ट के बेटे, और क्या हो जाता है, मोनार्की रिस्टोर होती है, फिर से जो थिएटर है वो रीओपन होता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं ग्लोब थिएटर से संबंधित या इंग्लैंड में थिएटर से संबंधित। ग्लोब थिएटर कब बना, ग्लोब थिएटर कब जला, इंग्लैंड में जो है थिएटर कब बंद हुआ, कब प्लेग फैला, कब मोनार्की रिस्टोर हुई, कब फिर से जो है बंद होने के बाद कब खुला, तो जब फिर से नियो क्लासिकल एज की स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग
1660 से लेकर के 1700 तक क्या है आपका, 1700 तक नियो क्लासिकल एज है। रेस्टोरेशन फिर ये 3 भागों में बढ़ जाता है फ्रेंड्स। 3 भागों में कौन सा, अगर आप देखें तो 1660 से लेकर के 17, न्यू क्लासिकल एज का आप ऐसे नोट कर लें, 1660 से लेकर 1798। अब कैसे है इसको ध्यान रखें, 1660 से 1700 तक है न्यू क्लासिकल एज का एक पार्ट, जिसको हम सभी रेस्टोरेशन एज कहते हैं। फिर ऑगस्टन एज आ जाता है आपका 1700 से, ऐसे करें आप 1700 से लेकर के, फिर से देखें न्यू क्लासिकल एज आपका 1660 से लेकर के 1700 तक, 1798 तक है। इसके 3 पार्ट हैं, पहला हम सभी का 1660 से लेकर 1700 तक है। ये रिस्टोरेशन एज माना जाता है, जब मोनार्की रिस्टोर हुई, और जो है इसको हम सभी रेस्टोरेशन एज के नाम से जानते हैं। फिर 1770 से लेकर के 1745 तक इसको एलेक्जेंडर पोप का एज या ऑगस्टन एज माना जाता है। फिर है 1745 से लेकर के 1798 तक फ्रेंड्स इसको मानते हैं एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन या ट्रांजिशनल पीरियड। तो ये आपको किसी भी इंग्लिश लिटरेचर की बुक में मिल जाएगा, आप इसको नोट कर लें, क्योंकि बार बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन उसी से तो बनते हैं जो हम आपके बीच में किताबें उपलब्ध हैं, ऐसा नहीं है वहाँ से ना बने, लेकिन हम सभी को ध्यान ये रखना होगा कितनी चीज़ें किताबों की हमारे दिमाग में हैं। आपको समझ में आ रहा होगा मेरा बात। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इंग्लिश एम्बिक पेंटामीटर वॉज ब्रॉट टू इट्स फर्स्ट मेच्योरिटी। बताएं पहली बार एम्बिक पेंटामीटर को इंग्लिश में यानी इंग्लैंड में कब मैच्योरिटी प्राप्त हुई, बताएं फटाफट बताएं। ड्रामेटिक मोनोलॉग होगा, लिरिक होगा, सोनेट होगा या एलिजी होगा, फटाफट बताएं कौन सा ऑप्शन मान लिया जाए। ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं, लिरिक भी नहीं, सोनेट करेक्ट आंसर, एलिजी भी नहीं। इन सभी का अस्तित्व पहले से बरकरार था। सोनेट की अगर हम बात करते हैं तो सोनेट जो है, पेट्रार्कन सोनेट जो था वो इटली में आया था। ठीक है, इटली में आया था, पेट्रार्क लाए थे, ठीक ना। लेकिन जब ये इंग्लैंड में आया, थॉमस व्याट और अर्ल ऑफ सरे की मदद से, थॉमस व्याट और अर्ल ऑफ सरे की मदद से, तब ये इंग्लैंड में अपने एम्बिक पेंटामीटर यानी कि कह सकते हैं 5 फीट होता था और 10 सिलेबल होते थे। 5 फीट 10 सिलेबल्स हुआ करते थे। तो ये क्या था, सोनेट में था। और सोनेट हम सभी जानते हैं कि 14 लाइन में लिखी जाती थी, 14 लाइन में एम्बिक पेंटामीटर में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये पॉइंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सेक्सुअल जेलसी इज़ अ थीम इन शेक्सपियर्स। तो सेक्सुअल जेलसी किस में दिखाया गया है, टेम्पेस्ट में दिखाया गया है या किंग लियर में दिखाया गया है, ओथेलो में दिखाया गया है या मर्चेंट ऑफ वेनिस में दिखाया गया है। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे बता ही दिया गया है कि सेक्सुअल जेलसी ये दिखाया गया है ओथेलो में। ओथेलो को आइगो भड़काता है ना, आप देखते हैं, और ये अपनी पत्नी डेस्डिमोना को मार देता है। बाद में जब एमेलिया आती है, पूरी बात बताती है, तब ओथेलो को एहसास होता है, लेकिन तब तक बात बिगड़ चुकी होती है। टेम्पेस्ट जो है विलियम शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग माना जाता है, स्वान सॉन्ग। और फ्रेंड्स इसको जो है विलियम शेक्सपियर ने 1611 में लिखा था। ठीक है, और आप देख पाते हैं ये क्या है, ये रोमांस भी है। ठीक है, रोमांस भी है इनका, टेम्पेस्ट। और अगर बात करें तो टेम्पेस्ट में ये कैरेक्टर ये पूछ लेता है कि एपीलॉग के माध्यम से जो है विलियम शेक्सपियर ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है। कौन एपीलॉग बोलता है, तो प्रॉस्पेरो बोलता है, फादर ऑफ मिरेंडा। किंग लियर पर हम लोग आ जाएं तो इसकी 3 बेटियां हैं, गोनोरिल है, रिगन है, कॉर्डेलिया हैं, जिसमें से गोनोरिल और रिगन अच्छी नहीं होती हैं।
कॉर्डेलिया अच्छी होती है जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सहना पड़ता है, और अंत में कॉर्डेलिया को फांसी दे दी जाती है और किंग लियर ये देख देख करके मर जाते हैं। और ये ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी में है ना। 4 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी है। ग्रेट ट्रेजेडी HOKM याद रखिए। H फॉर हेमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर, M फॉर मैकबेथ। आप इसको लर्न कर लें, ठीक है। अगर ओथेलो की हम लोग बात करें तो 1603 में इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। HOKM आप ऐसे भी समझ सकते हैं, HOKM तो मानते हैं इसको 2 में, इसको 3 में, इसके बाद इसको 4 में और M को 6 में। इस तरीके से लगातार ये क्रोनोलॉजिकल एज में आ जाता है। मर्चेंट ऑफ वेनिस हम लोग जानते ही हैं, ट्रेजी कॉमेडी मानी जाती है। साइलाक के साथ जो है ट्रेजेडी होती है, इसका सब कुछ चला जाता है और इसको इसके किए का फल मिलता है। बाकी कैरेक्टर के साथ सब कुछ अच्छा होता है। एंटोनियो को उसका सामान मिल जाता है, जहाज उसके वापस मिल जाते हैं, और बसनियों को पोर्शिया तो शादी हो ही गई है। ये सब चीज़ें आपने देखा। साइलाक जो है, जो उसमें दिखाया गया है ना कि साइलाक की बेटी को सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। जेसिका उसकी बेटी होती है। फिर आगे बढ़ते हैं हम सभी। मर्चेंट ऑफ वेनिस में इन्होंने यहूदियों और ईसाइयों का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दिखाया है, ठीक है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये जातीय भेदभाव इन्होंने दिखाया है। मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी दिखाया है, ओथेलो में भी दिखाया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सेक्सुअल जेलसी ओथेलो में है, जिसकी वजह से ये आपने कह सकते हैं एक पतन जो होता है ना, ट्रेजिक फ्ला, तो इसका ट्रेजिक फ्ला यही होता है, ठीक ना। हेमलेट का भी देखते हैं आप कि वो एरर ऑफ जजमेंट उसका है, वो निर्णय नहीं ले पाता कि क्लॉडियस हत्यारे हैं या नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द पोएम रिटन बाय टेनिसन विच कंटेन्स द फॉलोइंग लाइन, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। आई होप बच्चों आपको याद आ गया होगा कि ये कहाँ से लिया गया है। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड, नॉट टू यील्ड। बताइए क्या हो जाएगा। यस यू आर राइट। यहाँ पर हम सभी आंसर करेंगे किसको, तो हम सभी आंसर करेंगे यूलिसीज को आंसर करेंगे। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और कब किस में लिखा गया है, तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा गया है ब्लैंक वर्स में, ठीक है। ये लिखा गया है ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। और आप आगे बढ़ते हैं यूलिसीज के बारे में, तो इसको जो है ध्यान रखिएगा 1833 में लिखा गया था, राइट 1833, बट इसको पब्लिश किया गया था 1842 में। इसको भी आप नोट करें, एग्ज़ाम में पूछता है। और सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोएट्री में, ठीक है। आप कह लीजिएगा कि 1833 में लिखा गया था, 1842 में पब्लिश हुआ था, ठीक ना। और ये सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोएट्री में पब्लिश हुआ था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा, ठीक है। इसमें भी हम सभी देखते हैं, कुछ कैरेक्टर की बात करेंगे तो इसमें टेलेमिकस जो होता है, ठीक है, टेलेमिकस ये होता है यूलिसीस का बेटा, और पेनेलोप उसकी एज्ड वाइफ होती है। और वो राजा कहाँ का होता है, तो इथाका का राजा होता है, किंग ऑफ इथाका, ठीक है। वो इथाका का राजा होता है, और वो मतलब कहता है मेरा बेटा अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा, मेरा बेटा अपना कर्तव्य जानता है, और मुझे अभी भी क्या करना पड़ेगा, बैठना नहीं है इतने बूढ़े अवस्था में। कितनी मोटिवेशनल वाली बात उन्होंने कही है। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड, यानी ढूंढते रहना है, चलते रहना है ना। नॉट टू यील्ड, हमें हम सभी को सुस्ती में नहीं बैठना है, शांति से नहीं बैठना है, चलते रहना है, ठीक है। तो आई होप हम सभी ये समझ गए। इन मेमोरियम की बात करें फ्रेंड्स, तो ये सारे पोएम जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के ही हैं। इन मेमोरियम में हम सभी देखते हैं तो आर्थर हेनरी हैलम, आर्थर हेनरी हैलम इनके मित्र थे, जो कि कहाँ के थे, कैम्ब्रिज फ्रेंड थे। और इनकी मृत्यु हो जाती है
कब हो जाती है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा है। पहले देखते हैं इनकी मृत्यु होती कब है, तो वियना में होती है, ठीक है, वियना में इनकी मृत्यु होती है। कब होती है, 1833 में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। वियना में कैसे होती है, ये भी क्वेश्चन है, तो सेरेब्रल हेमरेज से। हेमरेज की स्पेलिंग ध्यान रखें, HAEMORRHAG, एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। हेमरेज की स्पेलिंग HAEMORRHAG। सेरेब्रल हेमरेज से इनकी मृत्यु हो जाती है 1833 ईस्वी में। और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जाने फ्रेंड्स, तो 1834 से ये लिखना शुरू करते हैं और 1849 तक लिखते हैं और 1850 में इसको इन्होंने पब्लिश करवाया है। सोच लें आप, 17 वर्षों का समय लिए हैं, ये क्वेश्चन आया है। 17 ईयर्स लग गए हैं इनको इन मेमोरियम लिखने में। और इन मेमोरियम को पढ़ने के बाद क्वीन विक्टोरिया कहती हैं, ये मुझे सुकून देता है। आई होप आपको ये सारे फैक्ट्स लर्न भी हो रहे होंगे साथ साथ में। कप की बात करें तो ये कप जो है इनका 1881 में इन्होंने लिखा था और ये 2 एक्ट प्ले है। इस सारे फ्रेंड्स जो है फैक्ट को आप ध्यान रखें। 2 एक्ट प्ले है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का, तथा ये किस पर आधारित है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में। तो ये जो है बेस्ड ऑन स्टोरी इन, बेस्ड ऑन स्टोरी इन, तो प्लूटार्क के अ टेल ऑफ रिवेंज से लिया गया है। प्लूटार्क के टेल ऑफ रिवेंज से लिया गया है, ठीक ना। और फिर लास्ट में बचा फॉरेस्टर्स इन्होंने ये 1891 में लिखा था और इनका एक ये फुल लेंथ, इनका ये फुल लेंथ और प्ले है, ठीक है। तो आई होप आपको फ्रेंड्स ये सारे फैक्ट्स याद भी हो गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। हीरोइक कपलेट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, ये तो कोई भी विद्यार्थी बता लेंगे जिन्होंने भी इंग्लिश लिटरेचर को अच्छे से पढ़ा है और जॉफरी चौसर को पढ़ा है। सारे एग्ज़ाम्स में LT हो, TGT हो, PGT हो, TGT PGT में हम सभी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में इनको पढ़ते हैं और GIC वगैरह में इनको तो पूरा मेंशन करके दिया हुआ है कि, और नेट वगैरह के विद्यार्थी तो जॉफरी चौसर के बिना काम ही नहीं चल सकता। कैंटरबरी टेल्स से क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। तो जॉफरी चौसर ने इसको यूज किया था पहली बार, कहाँ पर यूज़ किया था फ्रेंड्स, तो द लीजेंड ऑफ गुड ओमन में, ठीक है, गुड ओमेन में इसको इन्होंने यूज किया था, ठीक ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी और भी ऑप्शन की बात कर लें, अलेक्जेंडर पोप ने, जॉन ड्राइडन ने इसको पॉपुलराइज किया था। पॉपुलराइज किया था, कब किया था, रेस्टोरेशन एज में किया था। इसको ध्यान रखिएगा, रेस्टोरेशन एज में इसको इन्होंने किया था तथा अर्ली 18th सेंचुरी में। वॉट व्हिटमैन की बात करें तो वॉट व्हिटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्स माना जाता है, फादर ऑफ फ्री वर्स, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो कि आपको जानने चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। टॉटल्स मिसलेनी is a collection of songs and sonnets by Wyatt and Surrey, the courtly makers, after whom is the miscellany named। बताएं, यहाँ पर कह रहा है कि जो टॉटल्स की मिसलेनी है ये कलेक्शन है सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स का, सर थॉमस व्याट और अर्लाप सरे, जिनको हेनरी हावर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, हावर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अर्लाप सरे को और सर थॉमस व्याट को, ये इंग्लैंड के थे, इन्होंने ही सॉनेट को इंट्रोड्यूस कराया था इंग्लैंड में। तो इन्हीं के जो है सॉनेट्स का नाम था सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स। ये कलेक्शन था जिसको कोर्टली मेकर के नाम से जाना जाता था। अब बताएं, इन दोनों को कोर्टली मेकर्स कहते थे। अब ये जो टॉटल्स मिसलेनी है ये क्या है, ठीक ना। अब बताएं, पहला ऑप्शन आप समझें, पहले ऑप्शन में देखेंगे, पहले ऑप्शन में कह रहा है व्याट का, यानी सर थॉमस व्याट का सूडोनिम था,
या अरलापसरे का सूडोनिम था, या टोटल्स रिफर्स टोटल, या जो टोटल वर्ड है ये टोटल को रिफ़र करता है, या टोटल वाज द पब्लिशर हु कंपाइल्ड द वर्क। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई सॉनेट को पढ़े और इनको ना पढ़े तो ठीक अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनता ही बनता है। बताएं, अरलापसरे हैं, सर थॉमस यार्ट हैं, कौन इंट्रोड्यूस कराया सॉनेट को इंग्लैंड में, ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। टोटल जो था वो पब्लिशर था और इसी ने ही सारे वर्क को यार्ड के और सरे के इस जो है सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स को, ये कलेक्शन है, इसको इसने जो है इकट्ठा करके कंपाइल करके इसको पब्लिश किया। तो ये पब्लिशर का नाम है टोटल्स मिसलेनी। तो टोटल्स वर्ड जो है, ठीक है। तो आई होप आपने ये समझ लिया होगा। सूडोनिम क्या होता है फ्रेंड्स? तो एक ऐसा नाम जो कोई भी राइटर अज्यूम करता है अपने नाम को छिपा करके, कह सकते हैं काल्पनिक नाम, या एक ऐसा नाम जिससे वो पॉपुलैरिटी पा रहा है लेकिन वो उसका रियल नाम नहीं है। जैसे एलिया की अगर हम बात कर दें तो चार्ल्स लैम्ब याद आते हैं, ठीक है। जॉन सिन जॉन की अगर हम बात कर दें तो जॉन गाल्सवर्दी याद आते हैं। इस तरीके से कुछ हैं जो कि सूडोनिम का यूज़ करते हैं। आई होप आपने ये फैक्ट्स अच्छे से मगअप किया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हु इज़ शेक्सपियर्स हेमलेट? मम्बल्स मीन्स, इसको मीनिंग भी आप नोट करते चले। मम्बल्स मीन्स होता है बड़बड़ाना या भुनभुनाना, ठीक है, या बड़बड़ाना, या कह सकते हैं कि धीरे धीरे गीत गाना, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, आप विस्परिंग भी कह सकते हैं, इसको कहते हैं, ठीक है, मम्बल्स का मतलब। अब चलते हैं, एक सॉन्ग को हेमलेट में गाया जाता है या धीरे धीरे गाया जाता है, या कह सकते हैं बड़बड़ाया जाता है, जो बुक ऑफ सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स से लिया गया है, टोटल के मिसलेनी से लिया गया है। अब बताएं, अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, कौन है जो शेक्सपियर के हेमलेट में ऐसा कर रहा है? हेमलेट कर रहा है? नहीं, ये तो सॉलिलॉकी ही कहते रहते हैं, टू बी और नॉट टू बी, दैट आर क्वेश्चन। पोलियोनियस कौन है? तो ये ओफेलिया के जो है पिता हैं, और जो है इनकी मृत्यु सबसे पहले होती है, और जो है हेमलेट इनको स्टैप कर देता है, पर्दे के पीछे छिप करके जासूसी कर रहे होते हैं माँ बेटों का, इस वजह से अनजाने में वो जो है क्लॉडियस समझ के मार देता है। तो पोलोनियस भी नहीं है। अब गर्टिव की बात करें तो ये मदर ऑफ हेमलेट है, हेमलेट की माँ है, मदर ऑफ हेमलेट है, हेमलेट की माँ है, यह भी उत्तर नहीं है। अब चलते हैं लास्ट ऑप्शन पर। लास्ट ऑप्शन कह रहा है ग्रेव डिगर। यस ये दोस्तों ये सही है। वन ऑफ द टू क्लोन्स अ ग्रेव डिगर, दो क्लोन हैं जो कब्र खोदने का काम कर रहे हैं। तो ये टोटल के मिसलेनी से जो सॉन्ग है, सॉन्ग्स एंड सॉनेट, ये इन्हीं से में से एक सॉन्ग ये बड़बड़ा रहे हैं। आई होप आपने इसको लर्न किया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अबाउट टोटल्स मिसलेनी अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले, ठीक है, कह रहा है सेज, कौन? तो अब इसको जानना होगा। आई हैड रादर देन 40 शीलिंग्स, शीलिंग्स मुद्रा की का होता था, एक जो है माप होती थी 40 शीलिंग्स। आई हैड माई बुक ऑफ सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स, फिर देखिएगा यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने इस सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स का हेमलेट में भी देखिए चर्चा किया है। और इसको याद रख लीजिए फ्रेंड्स, ये मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में सिलेंडर नाम का एक कैरेक्टर है जो ये लाइन कहता है, आई हैड माई बुक ऑफ, मेरे पास एक किताब थी सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हु इज़ द स्पीकर कह रहा है इन विच प्ले, तो मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर रचना है और स्लेंडर कैरेक्टर है। मिरांडा के टेम्पेस्ट में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। वायोला जो है 12th नाइट है, जिसमें वायोला और सबस्टेन ट्विन ब्रदर रहते हैं। वायोला वो जो है सिजेरियो का रूप बना करके ड्यूक ओरसिनो के यहाँ रहती है अपने भाई की तलाश में, और रोजालिंड एज यू लाइक इट में जंगल में चली जाती है ओरलैंडो को मनाने के लिए। तो आई होप आपने ये समझ लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर की अगर हम बात करें तो द पीरियड फ्राम 1660 फ्राम द रिस्टोरेशन ऑफ स्टुअर्ट ऑफ लाइन टू द इंग्लिश थ्रोन टू 1700
1700 इज़ नोन इन इंग्लिश लिटरेचर है। कुल मिला जुला करके यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है जो हम सभी 1660 से लेकर के 1700 तक कह सकते हैं, जिसमें फिर से स्टुअर्ट डायनेस्टी वापस आई थी। तो बताइए, आपको बताया गया है जब जो है 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को बीहेड किया गया था। तो चार्ल्स फर्स्ट के जाने के बाद चार्ल्स सेकेंड जो है इनका बेटा भाग गया था। और फिर जो है जब ओलिवर क्रॉमवेल के बेटे रिचर्ड क्रॉमवेल की मृत्यु हो जाती है 1658 में, जब वो बनते हैं तो 1660 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ओलिवर क्रॉमवेल की 18 में होती है और जो है 1660 में जो है क्या कहते हैं हम सभी यहाँ पर 1649 से लेके 1658 तक जो है ओलिवर क्रॉमवेल थे। 58 में इनकी मृत्यु हो गई और 1658 में रिचर्ड क्रॉमवेल जब राजा बना, रिचर्ड क्रॉमवेल इनका बेटा, तो वो इतना अच्छा नहीं था जितना कि इनके पिताजी थे ओलिवर क्रॉमवेल। तो क्या होता है, इंग्लैंड वासियों को फिर से याद आती है मोनार्की की, और ये जो है स्टुअर्ट डायनेस्टी से फिर से चार्ल्स सेकेंड को बुलाया जाता है और ये भाग जाते हैं डर के नाते। तो यहाँ पर हम सभी कहेंगे कि ये रेस्टोरेशन पीरियड की स्टार्ट हुई, मोनार्की रीस्टोर हुई और चार्ल्स जो है सेकेंड वापस आए। ठीक ना। कहाँ से? तो स्टुअर्ट डायनेस्टी, यानी कि ये जो है मैरी फर्स्ट जिनका बेटा जेम्स फर्स्ट था, इस जो है उसके बाद हम सभी देखते हैं फिर जेम्स फर्स्ट के बाद जेम्स फर्स्ट के बाद चार्ल्स फर्स्ट आए, चार्ल्स सेकेंड आए, फिर इनका जो है इनके बाद जेम्स सेकेंड आए, फिर इनके बेटी दामाद मैरी और विलियम थर्ड आए। ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हम सभी का ऑप्शन होगा नियो क्लासिकल एज। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्लासिकल लिटरेचर था, क्लासिकल लिटरेचर, इस जो है एज में क्लासिकल लिटरेचर को नकल करने की कोशिश की गई। एलेक्जेंडर पोप हैं जो कि इपिक के फार्मूले पर आधारित मॉक इपिक बना डालते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है चीज़ नहीं आ पाती है। कोशिश तो की जाती है लेकिन वो स्टाइल वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ना इधर के अपने किसी नई विधा को विकसित कर पाए, ना ही उन्हें हूबहू फॉलो कर पाए, और इस तरीके से ये नियो क्लासिकल एज कहलाया। रोमांटिक एज का टाइम अगर हम सब जाने तो 1798 से लेकर के 1837 है, और 1837 में क्वीन विक्टोरिया रानी बनती हैं और इसको विक्टोरियन एज के नाम से जानते हैं। 1837 से लेकर के 1901 तक विक्टोरियन एज चला। एलिजाबेथन एज की हम सभी बात करें तो एलिजाबेथन एज रेनेसांस का हिस्सा है। एलिजाबेथन एज हम सभी देखें 1558 में रानी एलिजाबेथ शासिका बनी, 1603 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1603 में हम सभी देखते हैं तो जैकोबियन एज आया, 1625 तक चला। 1625 में चार्ल्स फर्स्ट आते हैं, 1649 तक ये बैठे रहते हैं शासन करने। 1649 में कॉमनवेल्थ पीरियड या प्यूरिटन एज आता है, 1649 से लेकर के 1660 तक ये रहते हैं। फिर हम सभी का ये कंप्लीट हो जाता है रेनेसांस जो है 4 पार्टों में बटा था। फिर हम सभी का आ जाता है नियो क्लासिकल एज। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जानना फ्रेंड्स बहुत ही आवश्यक है, तभी आप जान पाएंगे कि वो राइटर, वो पोएट किस एज का है, उस एज की क्या विशेषता थी, तब आप बहुत अच्छे से इन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स की झलक उनके वर्क्स में पाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यूजिंग सॉफ्टर साउंडिंग वर्ड टू अवॉइड ब्लंटनेस। तो यहाँ पर हम सभी देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा 13, ये यहाँ पर 13 होना चाहिए था फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसको आप देख लें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, यूजिंग ऑफ सॉफ्टर साउंडिंग, बताएं क्या होगा। यूजिंग सॉफ्टर साउंडिंग वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस, यानी कि कोई मतलब तीखे साउंड को या कह सकते हैं हार्श साउंड को अवॉइड करे, यानी कर्कश साउंड जो चुभता है, अच्छा नहीं लगता है,
ऐसे साउंड को अवॉइड करें और क्या ले आए, प्लीजेंट साउंड ले आए। प्लीजेंट साउंड ले आए, तो वो हम सभी का कहलाता है। ऑप्शन में चलें, यूफेमिज्म। फर्स्ट ऑप्शन है यूफेमिज्म, सेकंड ऑप्शन है असोनेंस, थर्ड है कंसोनेंस और फोर्थ है रेपिटेशन। तो यूफेमिज्म कहलाता है। यूफेमिज्म मीन्स आप समझ लें कि जैसे अगर आपको कहना है कि किसी की डेथ हो गई, तो आप डाइड अगर कहोगे, डाइड अगर आप यूज़ करते हैं तो ये थोड़ा सा बहुत कर्कश सा या सीधा सा लग रहा है। आपको इसके जगह पे पास्ट अवे यूज़ करना है। ये आपका पास्ट अवे जब आपने यूज़ किया तो ये कैकोफोनी के स्थान पे ईयूफोनी हो गया। समझ पा रहे हैं ना? तो ये सभी आपको ईयूफेमी में मिल जाएगा, ईयूफेमिज्म। असोनेंस में रेपिटेशन ऑफ वॉवेल साउंड मिलेगा। कंसोनेंस में रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड मिलेगा। और यहाँ पर जो रेपिटेशन है वो वर्ड का रेपिटेशन की बात कर रहा है। जैसे आप देख पाते हैं, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, टाइगर तो टाइगर टाइगर रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ रेपिटेशन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। एलिजीज एंड सोनेट्स आर टू टाइप्स ऑफ, ये तो सभी विद्यार्थी जानते होंगे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एसेज, फिक्शन, बायोग्राफीज और पोएम्स। चौथा ऑप्शन सही है। एसेज का हिस्सा पर्सनल एसे होता है, इम्पर्सनल एसे होता है। पर्सनल एसे के लिए चार्ल्स लैम्ब जाने जाते हैं। इम्पर्सनल और एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए फ्रांसिस बेकन जाने जाते हैं। फ्रांसिस बेकन जाने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सभी फिक्शन की तरफ हम सभी चलें तो फिक्शन मतलब होता है काल्पनिक, यानी कि जो रियलिस्टिक नहीं होता है। इसमें हम सभी नावल को रखते हैं, नावल को रखते हैं और शॉर्ट स्टोरी को रखते हैं। शॉर्ट स्टोरी को इसमें रखा जाता है। फिर वही फिक्शन की बात कर लें, नॉन फिक्शन की, तो इसमें बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़, मेमोर, ट्रेवलॉग यानी कि सत्यता पर आधारित रियलिस्टिक नावल ये सब होता है। बायोग्राफीज़ नॉन फिक्शन का हिस्सा है। तो आई होप आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिड नॉट विन द नोबल प्राइज़, बताएं कौन सा ऐसा राइटर है जो नोबल प्राइज़ को नहीं जीता। बताएं फटाफट। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबल प्राइज़ मिला था। कब मिला था फटाफट बताएं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबल प्राइज़ 1925 में मिला था, ठीक ना, नोट भी करते रहें। और टी.एस. एलियट को 1948 में मिला था। जेम्स जॉयसी को नहीं मिला था। तो विलियम बटलर ईट्स को यानी W.B. ईट्स को 1923 में मिला था, ठीक है। बाइजेंतियम वगैरह इनका बड़ा फेमस है। और इन्होंने हम सभी देखते हैं गीतांजलि जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की है, जिसको जो है नोबल प्राइज़ 1913 ईस्वी में मिला था। भारत के पहले नोबल पुरस्कार विजेता हैं। इनके गीतांजलि का प्रीफेस कौन लिखा है फ्रेंड्स, तो W.B. ईट्स लिखे हैं। बट इन दिस क्वेश्चन W.B. ईट्स इज नॉट आंसर, जेम्स जॉयसी इज आवर आंसर। इनका जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस की वजह से ये फेमस हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, वर्जीनिया वुल्फ वगैरह भी जानी जाती हैं इसके लिए। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस की वजह से, तथा इन्होंने 1922 में यूलिसीज लिखा था, जो कि एक नावल है, इन्होंने लिखा था, इस वजह से ये फेमस हैं। और एक यूलिसीज पोएम है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे। अ स्टेटमेंट दैट सेज लेस देन व्हाट इज मीन्ड, बताएं एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें जो कहा जाएगा वो कम करके कहा जाएगा। एम्बिग्यूटी, ऑक्सीमोरन, अंडर स्टेटमेंट, लाइटोटीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में आता रहता है। बताएं एम्बिग्यूटी को पन कह सकते हैं, यानी कि एक शब्द के दो मीनिंग। जैसे लीवर है तो एक लीवर ऑर्गन है, दूसरा जीने वाला, ठीक है।
ऑक्सीमोरन की बात करें तो दो अपोजिट वर्ड अगल बगल रहते हैं, जैसे यू आर इरेगुलरली रेगुलर, मतलब तुम अनियमित जो है रूप से नियमित हो। इसका क्या मतलब है, मतलब तुम रोज रोज लेट आते हो। यू इट मीन्स यू आर रेगुलरली इरेगुलर। ओके, दो स्टेटमेंट अपोजिट होंगे। और देखें, अंडर स्टेटमेंट ही इसका करेक्ट आंसर है। हाइपरबोल का उल्टा, हाइपरबोल में जो रहता है उसका बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है। हाइपरबोल या हाइपरबली, बहुत लोग इसको पढ़ते हैं हाइपरबोल या हाइपरबली, तो बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है। अंडर स्टेटमेंट में कम करके कहा जाता है। लाइटोटीज में निगेटिव में अफर्मेटिव छिपा रहता है, यानी कि मैं गरीब आदमी नहीं हूँ, इसका मतलब मैं अमीर आदमी हूँ। आई एम नॉट अ सिटीज़न ऑफ नो मीन सिटी, मतलब मैं छोटे मोटे शहर का नागरिक नहीं हूँ, इसका मतलब अच्छे शहर का यानी अच्छे देश का नागरिक हूँ। तो ऐसे उल्टा कह के बोला जाता है, ठीक है। इस तरीके से लाइटोटीज में मतलब निगेटिव इन अफर्मेटिव। तो अपना करेक्ट आंसर होगा अंडर स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलें। पैराडाइज लोस्ट पहली बार कब पब्लिश हुआ, तो 1667 में पब्लिश हुआ। 10 किताबों में पब्लिश हुआ। दूसरी बार 12 किताबों में 74 में पब्लिश हुआ। 58 में इसको लिखना शुरू किया गया। 65 में इसको कंप्लीट किया गया। पब्लिश कराया गया 67 में। तो ये सारे फैक्ट्स किस में लिखा गया है फ्रेंड्स, तो इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ब्लैंक वर्स में लिखा है मिल्टन ने। और ब्लैंक वर्स होता है एम्बिक पेंटामीटर में राइमिंग नहीं होती है, अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर इसके लिए एक शब्द लाया गया है, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको नोट करते चलें, ठीक ना। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो ये है लव इज़ एन आइडियल थिंग, मैरिज इज़ अ रियल थिंग। इसको भी हम सभी जानते हैं। लव और मैरिज एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। और आइडियल और रियल एक दूसरे का उल्टा रहता है। एक क्लाज दूसरे क्लाज का अपोजिट हो तो एंटीथीसिस होता है, ठीक है। एंटीथीसिस होता है, जैसे कहते हैं ना मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, इंसान बनाता है भगवान बिगाड़ देते हैं। फिर हम लोग कहते हैं लव इज़ एन आइडियल थिंग, मैरिज इज़ अ रियल थिंग। सिल्वर इज़, कहते हैं ना सिल्वर क्या है, स्पीच इन सिल्वर साइलेंट इज़ गोल्ड। इस तरीके से तो हम सभी एंटीथीसिस होता है। ऑक्सीमोरन में दो अपोजिट वर्ड एक साथ रहते हैं। मेटाफर में किसी चीज़ को कोई चीज़ कह दिया जाता है। हाइपरबोल में बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हम सभी देख रहे हैं व्हेन यू से आई लव हर, हेयर, हर नोज, हर आइज, हर चिक्स, हर लिप्स, यू आर यूजिंग अ रेटोरिकल। रेटोरिकल की स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी हुई है, ठीक है। रेटोरिकल की स्पेलिंग यहाँ गलत है, रेटोरिकल होता है, टॉरिकल रेटोरिकल RHE, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका फिगर्स ऑफ स्पीच पूछ रहा है कौन सा, तो पहले है देखिए, अगर आप इस स्टेटमेंट को पूरा पढ़ें तो यहाँ पर कह रहा है कि मैंने उसके आँखों से प्रेम मैं करता हूँ, बालों से करता हूँ, नाक से करता हूँ, गाल से करता हूँ, होठों से करता हूँ। तो यहाँ पर ये कौन सी डिवाइस यूज़ हुई है। पैराडॉक्स में आइडियाज़ का अपोजिशन होता है। ऑक्सीमोरन में दो अपोजिट वर्ड यूज़ होते हैं। हाइपरबोल में बढ़ा चढ़ा करके काम किया जाता है। और इन्यूमरेशन यही करेक्ट आंसर है। ये होता क्या है फ्रेंड्स, तो इन्यूमरेशन में हम सभी जानते हैं यहाँ पर विस्तृत विवरण इसको कह लीजिए आप, विस्तृत विवरण या गणना, ठीक है। विस्तृत विवरण या गणना ये कहलाता है इन्यूमरेशन। तो यहाँ पर विस्तृत वर्णन ही तो कहा है, आँखों से, बालों से, नाक से, गालों से, चिक से, लिप से। तो इस तरीके से वो सब कुछ बयां कर रहा है, ठीक है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, अच्छे से प्यार करता हूँ, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, इतने में ही भी बात कह सकते थे। लेकिन चूंकि फिगर्स ऑफ स्पीच है तो आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो यहाँ पर ई न्यूमरेशन होगा। आई होप फ्रेंड्स ये 20 क्वेश्चंस आपको
अच्छे से समझ में आया होगा और आपने देखा होगा कि कैसे कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाए जा रहे हैं, वेरियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आपको हर टॉपिक को प्रोवाइड किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक राइटर को ही दे दिया जा रहा है। चूँकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे किसी भी प्रकार का लिटरेचर का विद्यार्थी हो, आप लिटरेचर के जो भी टॉपिक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं फ्रेंड्स, आप उससे अछूते ना रहिए। इसलिए मैं सारी टॉपिक को लाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक बने रहें, क्लासेज को धैर्यपूर्वक पढ़ें और शेयर करें, बहुत से बच्चों तक पहुँचाएँ जिनको रियल में अच्छे से जानकारी की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा टाइम दिया।